किसी भी राष्ट्र का ना एक सपना होता है, एक विजन कि वो अपने नागरिकों को कैसा जीवन देना चाहता है। और हमारे संविधान में ये सपना बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, लेकिन उसके साथ एक एक पहेली भी जोड़ दी गई है। बिल्कुल। आज हम संविधान के उसी हिस्से की कहानी में उतरेंगे जो भारत के सपनों का एक तरह से घोषणा पत्र है। और देखेंगे कि ये सपने हकीकत से कितनी बार और कैसे टकराए हैं। हाँ, आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी। ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनना चाहिए। और ये संविधान में कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलेंगे संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है। और हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इन अनुच्छेदों की सिर्फ व्याख्या ही नहीं बल्कि इन्हें याद रखने के कुछ कमाल के तरीके भी दिए गए हैं। जी। आज का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि संविधान सभा ने इन्हें बनाया क्यों। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। जरूर। इन सिद्धांतों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। अच्छा। और मजे की बात यह है कि आयरलैंड ने खुद इसे स्पेन से लिया था। हाँ। तो ये एक तरह की वैश्विक विरासत है जिसे हमने भारतीय रूप दिया है। हमारे नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात का जिक्र है। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें संविधान की अनोखी विशेषता कहा, नॉवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, और दूसरी तरफ केटी शाह जैसे आलोचकों ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की मर्जी पर है। मतलब इतना बड़ा फर्क क्यों है इन दोनों विचारों में? यही तो डीपीएसपी का सबसे बड़ा रहस्य है और इसका जवाब छिपा है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37? हाँ, अनुच्छेद 37 दो बड़ी बातें कहता है। पहली कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप कोर्ट जाकर केस नहीं कर सकते। अच्छा, इसीलिए आलोचकों ने इसे दंतहीन या भावनाओं का कूड़ेदान कहा था। बिल्कुल। तो फिर ये अनोखी विशेषता कैसे हुई? अगर इसे लागू ही नहीं करवा सकते तो इसकी शक्ति क्या है? यहीं पर अनुच्छेद 37 की दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात आती है। वो कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं। फंडामेंटल इन गवर्नेंस। मूलभूत? हाँ। इनकी असली शक्ति कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और नैतिक है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि कोई भी सरकार जो जनता के वोटों से चुनकर आती है वो इन सिद्धांतों की अनदेखी करने का जोखिम उठा ही नहीं सकती। मतलब ये कि संविधान निर्माताओं ने इन्हें लागू करवाने की जिम्मेदारी जजों पर नहीं बल्कि सीधे जनता पर छोड़ दी। एकदम सही। ये तो लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा भरोसा दिखाना हुआ। सरकार अदालत से बच सकती है लेकिन हर 5 साल में होने वाले चुनावों से उससे नहीं बच सकते। बिल्कुल, यही इनकी असली ताकत है। जनता वोट की चोट से इन्हें लागू करवाती है। तो चलिए इन मूलभूत सिद्धांतों में से कुछ पर गहराई से नजर डालते हैं। अनुच्छेद 38 ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है। हमारे नोट्स में इससे अमीर और गरीब के बीच बना एक कल्याण का पुल दिखाया गया है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये डीपीएसपी का सार है। अनुच्छेद 36 तो पहले राज्य को परिभाषित करता है। हाँ, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायतें वगैरह। जी। फिर अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना है और असमानता को कम करना। हाँ, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की जो असमानताएं हैं उन्हें कम करना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मनरेगा या आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं इसी कल्याण के पुल को बनाने की कोशिशें हैं? जी हाँ, ये योजनाएं सीधे तौर पर अनुच्छेद 38 के सिद्धांतों को जमीन पर उतारती हैं ताकि विकास का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचे। ये तो एक बहुत बड़ा नैतिक लक्ष्य हो गया। लेकिन क्या इसे हासिल करने के लिए कुछ ठोस आर्थिक दिशा निर्देश भी दिए गए थे? इसके लिए हमारे पास है अनुच्छेद 39 जिसे अक्सर डीएसपीपी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी? हाँ, क्योंकि इसमें देश के आर्थिक समाजवाद का घोषणा पत्र छिपा है। इसमें 6 मुख्य बातें हैं। 6 बातें? ये तो याद रखना मुश्किल है। क्या हमारे सोर्स मटेरियल में इन्हें आसान बनाने का कोई तरीका है? हाँ, एक बहुत ही कारगर निमोनिक है, LRC-PHC। LRC-PHC? L से लाइवलीहुड यानी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन मिले। ठीक है। R से रिसोर्सेज यानी देश के भौतिक संसाधनों का बंटवारा सामूहिक हित में हो। और C से कंसंट्रेशन मतलब धन और उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में केंद्रित ना हो। एक मिनट,
ये क्लॉज बी और सी तो बहुत क्रांतिकारी हैं। है ना? ये तो सीधे सीधे पूंजीवाद के मूल सिद्धांत को चुनौती देते हैं। इस पर तो संविधान सभा में जबरदस्त बहस हुई होगी। बिल्कुल हुई थी, और इसी वजह से बाद में संविधान में एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान जोड़ा गया। क्या? ये तय हुआ कि अगर सरकार अनुच्छेद 39B या C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, हाँ, तो उसे इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन कर रहा है। अरे, मतलब समानता और स्वतंत्रता के अधिकार से भी ऊपर। कुछ मामलों में हाँ, यहाँ समाज का हित व्यक्ति के हित से ऊपर रखा गया है। ये तो मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के टकराव का एक क्लासिक उदाहरण है। खैर, निमोनिक पूरा करते हैं। LRC के बाद PHC। P से पे यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जी। H से हेल्थ यानी श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करना। और C से चिल्ड्रन यानी बच्चों को शोषण से बचाकर उनके स्वस्थ विकास के लिए अवसर देना। तो निमोनिक हुआ, लाइफ में रिसोर्सेज कलेक्ट करके कॉन्सेंट्रेट मत करो, अच्छी पे लो, हेल्थ बनाओ और चिल्ड्रन का ध्यान रखो। एकदम सही। कमाल है, ये तो वाकई आसान हो गया। अच्छा, इन समाजवादी सिद्धांतों के अलावा हमारे संविधान पर गांधी जी के विचारों का भी गहरा प्रभाव है। क्या DSPP में उनकी भी कोई झलक मिलती है? निश्चित रूप से। गांधी जी का सपना भारत के गांवों में बसता था। ग्राम स्वराज। बिल्कुल। अनुच्छेद 40 सीधे सीधे ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। दशकों तक यह सिर्फ एक निर्देश ही रहा, लेकिन 1992 में 73वें संविधान संशोधन ने इसे हकीकत में बदल दिया। ये तो एक DSP के कानून बनने का बेहतरीन उदाहरण है। और क्या है गांधीवादी सिद्धांत? अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है, जैसे खादी। हाँ, और अनुच्छेद 47 नशीले पेय और हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है, जो हम आज गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी के रूप में देखते हैं। जी। गांधी जी का एक सपना ग्राम स्वराज था, तो दूसरा सपना था हर आंख से आंसू पोंछना। और उसके लिए न्याय तक हर किसी की पहुंच सबसे जरूरी है, पर ले आए। इसे 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अच्छा। यह कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे, ताकि गरीबी की वजह से कोई न्याय से वंचित न रह जाए। एकदम। और इसी के तहत NALSA यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालतों की स्थापना हुई, जो आज लाखों लोगों को सस्ता और तेज न्याय दे रही हैं। जी हाँ। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो देश की तरक्की की नींव रखते हैं, हमारे कामगार। बिल्कुल। उनके अधिकारों और सम्मान के लिए भी DPSP में खास प्रावधान है। अनुच्छेद 41 बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी जैसी स्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार देने की बात करता है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, ये सब इसी का नतीजा है। हाँ, इसी का नतीजा है। और अनुच्छेद 42 जो काम करने की जगहों से जुड़ा है, हमारे नोट्स में इसका एक बहुत प्यारा निमोनिक है। हाँ, अनुच्छेद 42 दो बातें करता है। काम करने की जगह न्याय संगत और मानवीय हो, और महिलाओं को प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ मिले। और निमोनिक है 42 = 42। 42 माँ और बच्चे दोनों के लिए। जी, आज जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत 26 हफ्तों की छुट्टी मिलती है, उसकी जड़ें इसी अनुच्छेद में है। और इन अधिकारों से आगे बढ़कर DSP मजदूर को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक भागीदार के रूप में देखता है। सही कहा। ये अनुच्छेद 43A और 43B में दिखता है। ये क्या है? अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करता है। इसे कैसे याद रखें? निमोनिक है। 43A = एसोसिएट, मतलब श्रमिक को मैनेजर का एसोसिएट बनाना। दिलचस्प है। और 43B? 43B सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अमूल ही होगा। बिल्कुल, मिलकर व्यापार करना इसका मूल मंत्र है, और इसीलिए इसका निमोनिक है 43B = बिजनेस टुगेदर। उनके सबसे चर्चित निर्देशों में से एक है अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता UCC। ये इतने सालों से सिर्फ एक निर्देश ही क्यों बना हुआ है? ये एक बहुत जटिल सवाल है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाने का प्रयास करेगा, जो शादी, तलाक, विरासत जैसे मामलों पर लागू हो। जी,
इसे लागू न कर पाने के पीछे सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि भारत की जो धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है वो भी एक बड़ी वजह है। तो चुनौती ये है कि इसे कैसे लागू किया जाए कि वो देश की एकता को मजबूत करे। हाँ, न कि किसी समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा करे। इसे याद रखने का तरीका तो बड़ा सीधा है। 44, 4 और 4 बराबर हैं, तो कानून भी सबके लिए बराबर। बिल्कुल। चलिए अब बच्चों की बात करते हैं। अनुच्छेद 45 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और हमारे नोट्स में से एग्जाम ट्रैप अलर्ट के तौर पर मार्क किया गया है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। पहले अनुच्छेद 45 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता था। लेकिन अब तो वो एक मौलिक अधिकार है। सही। 2002 में 86वें संशोधन के बाद 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो अब अनुच्छेद 45 में क्या है? अब उसका दायरा बदल गया है। अब ये राज्य को निर्देश देता है कि वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रयास करें। यानी आंगनवाड़ी और अर्ली चाइल्डहुड केयर। जी, तो अलर्ट ये है, 0 से 6 वर्ष अब DPSP है और 6 से 14 वर्ष मौलिक अधिकार है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या DPSP हमारे पर्यावरण और ऐतिहासिक धरोहरों की भी चिंता करते हैं? क्यों नहीं। 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा। इसका निमोनिक भी है। हाँ, 48A = एटमॉस्फेयर। ठीक है। और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जैसे ताजमहल के संरक्षण का निर्देश देता है। और अच्छे शासन यानी गुड गवर्नेंस के बारे में उसके लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है, ताकि न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे। जी, इसका निमोनिक है 50-50, शक्तियों का 50-50 विभाजन। हाँ, और आखिर में अनुच्छेद 51 जो भारत की विदेश नीति का आधार है, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। इसका निमोनिक तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या था? शांति का 51 रुपए का शगुन। हाँ, ये याद रखने में मदद करता है। तो इन सभी सिद्धांतों को देखने के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, इनका मौलिक अधिकारों के साथ क्या रिश्ता है? यह भारतीय संवैधानिक कानून का सबसे बड़ा द्वंद्व रहा है। शुरुआत में माना गया कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं और DSPG गौण। हाँ, लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किस केस में ये कहा गया? मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच के संतुलन की नींव पर खड़ा है। एक रथ के 2 पहियों की तरह। बिल्कुल, वे एक रथ के 2 पहियों की तरह हैं। एक को दूसरे से ज्यादा महत्व देना संविधान के मूल ढांचे को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए कुछ अनुच्छेद नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य का एक विजन डॉक्यूमेंट है। एकदम सही, एक दिशा निर्देश है कि हमें कैसा देश बनना है। तो आज हमने देखा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है। ये वो नैतिक कंपास है जो सरकारों को रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो गांव में पंचायत बनाना हो, समान काम के लिए समान वेतन देना हो, या दुनिया में शांति की बात करना हो। ये एक सपना है जिसे हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी लगातार बनी रहती है। ये दिखाते हैं कि संविधान सिर्फ अधिकारों की ही नहीं, बल्कि कर्तव्यों और लक्ष्यों की भी बात करता है। और ये हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक के अधिकार तभी पूरी तरह सुरक्षित हैं जब राज्य अपने सामाजिक और आर्थिक कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करे। बिल्कुल, हमारी चर्चा में ये बात साफ हुई कि मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन ही संविधान की नींव है। लेकिन एक विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जब सरकार किसी निदेशक तत्व जैसे संसाधनों का समान वितरण को लागू करने के लिए किसी मौलिक अधिकार जैसे संपत्ति के अधिकार को सीमित करती है, तो ये संतुलन कैसे बनाया जाना चाहिए? ये रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए और इसे खींचने का अधिकार किसे होना चाहिए?
संसद को, न्यायपालिका को या फिर जनता